नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आपने सुबह से बजट पर तमाम ऐलान सुने होंगे, विपक्ष का विरोध भी देखा होगा, लेकिन हर देशवासी के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि इस बजट में उसके जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। इसलिए आज आर पार में हमने बजट का महामंच तैयार किया है, जिसमें मोदी सरकार के 3 दिग्गज मंत्री और एक पूर्व मंत्री शामिल होंगे। हमारे साथ आज योग गुरु बाबा रामदेव भी जुड़ेंगे और ये मंच हमने इसलिए तैयार किया है ताकि बजट से जुड़ी हर बात आपको सरल भाषा में समझा सके, क्योंकि मोदी सरकार कह रही है कि ये आत्मनिर्भर भारत को कोई नई ताकत और नई ऊर्जा देने वाला बजट है। तो विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार ने किसानों और मजदूरों और आम आदमी को पूरी तरह से इग्नोर किया है और एक बार फिर ये सूट बूट और पूंजीपतियों वाला बजट है। तो आज बजट पर होगा सबसे बड़ा संवाद, क्या ये आत्मनिर्भर भारत वाला बजट है? आज मोदी सरकार के 3 दिग्गज मंत्री, एक पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल और साथ ही साथ जाने माने योग गुरु बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़ेंगे बजट को समझाने के लिए, बजट को समझने के लिए और जो आपके दिल में सवाल है उन्हें उठाने की। आइटम नंबर 1 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आप बैठ जाए। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य प्लीज। ऑनरेबल आपको बोलने का मौका दूंगा बजट के बाद। माननीय वित्त मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर, आई प्रेजेंट द बजट फॉर द ईयर 2021-2022। मोदी सरकार ने मिशन आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने के लिए नया बजट पेश कर दिया। सबसे पहले आपको बजट की बड़ी बातें बता देते हैं। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को बढ़ावा मिला है। 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 32 राज्यों में 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू। एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना हुआ। कोरोना वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। नए बजट से विदेशी मोबाइल फोन महंगे होंगे। ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं। विकास का विश्वास भी है। इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। Tough year. You've presented this budget in the backdrop of a once-in-a-century pandemic. Qualitative expenditure, capex through infrastructure building, capex for health, so that you bring in such infrastructure and such facility for health. का मैं बयान देख रहा था सिब्बल साहब, आपने बोला कि 60 साल में कुछ किसी ने किसान के लिए कुछ करा ही नहीं। आप तो ये हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं जाने माने योग गुरु और पतंजलि के सर्वे सर्वा बाबा रामदेव। बाबा रामदेव, अभिनंदन है आपका, नमस्कार। मोदी सरकार के इस बजट का मूल मंत्र था आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देना। क्या आपको बजट में इसके संकेत दिखे हैं साफ तौर पर? मेरा सीधा सवाल है आपसे बाबा। देखिए अमीश भाई, आत्मनिर्भर भारत के लिए जो ढांचागत मूल सुविधाएं चाहिए वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मोदी सरकार ने सड़क से लेकर के, रेलवे से लेकर के, दोनों मंत्री भी हमारे बड़े धाकड़ हैं, आदरणीय श्री पीयूष गडकरी जी और दोनों ही। तो अब इधर एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा गांव, गरीब मजदूर, किसान, खेत खलिहान के लिए उस मंडियों के आधुनिकीकरण की बात हो, एग्रीकल्चर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने की बात हो, किसानों को एमएसपी 1.5 गुना देने से लेकर के उनके डेयरी उद्योग और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से लेकर के जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के साथ एक बायोडाइवर्सिटी, और अभी तेलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो कार्यक्रम चलेगा उसमें 2 लाख करोड़ रुपये और किसानों की जेब में जाएगा, जो आज इंडोनेशिया, मलेशिया जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और हेल्थ में 135% ग्रोथ के साथ, 137% ग्रोथ के साथ 2,32,000 करोड़ का बजट, माने एक तरफ देश के लोगों के विकास की जहां चिंता है, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता रखते हुए मुझे लगता है एक बैलेंस और एक प्रोग्रेसिव बजट है। अब इसमें
मिडिल क्लास के लिए भी मैं आश्वस्त हूँ, कुछ नया सरकार और अनाउंस करेगी और करना ही चाहिए। इतना जरूर है बाबा कि थोड़ा सा डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने सवाल पूछते हैं कि मिडिल क्लास खाली हाथ है के ऊपर जोर पड़ेगा, लेकिन देश के लोग इतने उदार हैं, वो इतना पैसा तो दे देंगे। लेकिन मिडिल क्लास को तो राहत यह है कि कोई नया टैक्स नहीं लगा दिया उनके ऊपर, और हालांकि पुराने टैक्स में कोई राहत भी नहीं दी। लेकिन एक बात बाबा रामदेव मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, ये बार बार सवाल खड़ा होता है, हालांकि पहले इस देश में इस तरह की बातें मुख्य विपक्षी दल तो नहीं करता था कि ये पूंजीपतियों का बजट है, इसमें सिर्फ अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जो राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार अपने पूंजीपति दोस्तों को देश की संपत्ति का हैंडओवर कर रही है, ये बार बार आरोप लगाया जाता है और आज भी ये कहा गया, क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? देखिए अमीश भाई, लोग कहते हैं कि सरकारी संस्थान बेच डाले। मैं एक बात कहता हूं कि इतने पेंडेमिक के बावजूद, इतनी चुनौतियां, संघर्षों, मुसीबतों के बावजूद सरकार ने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया किसी भी प्रकार से, किसी के ऊपर भी। दूसरी बात जो है, देश को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाने के लिए पैसा कहां से आएगा? तो यदि कुछ लिमिटेड एक सीमित मात्रा में देश की कुछ कंपनियों को उनको प्राइवेटाइजेशन भी किया जाता है, तो देश के लोगों के पास में उनके शेयर हैं, उनको भी यदि फायदा हो रहा है, तो इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? और जो ये कह रहे हैं कि भाई ये पूंजीपतियों के लिए बजट में कौन सा एक प्रावधान बता दीजिए किसी पूंजीपति के लिए किया गया हो? ये कहा जा रहा है बाबा, एक तरह से खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। और इससे बेहतर कोई जी अमीश भाई, मैं कह रहा हूं बाबा, इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, बजट आया नहीं और 15 सेकंड में घोषणा हो गई, ये पूंजीपतियों का बजट है। तो मुझे लगता है थोड़ा और विपक्ष को सब्र के साथ में अध्ययन करना चाहिए, और यदि उनके पास कोई विजन है तो देश के सामने उनको पेश करना चाहिए। तो इसमें जो विपक्ष में लोग हैं उनको थोड़ा सा हौसले के साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम, थोड़ा शीर्षासन करने की आवश्यकता है, जिससे कि वो और मजबूती के साथ राष्ट्रहित की बात कर सके। और आत्मनिर्भरता किसका सपना नहीं है? क्या राहुल गांधी जी का सपना नहीं है जी? क्या हमारे और तमाम विपक्ष के जो मित्र लोग हैं, क्या उनका सपना नहीं है? भारत तो हमारा है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के एमएनसीज ने क्या किया आखिर देश के लिए? इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके भारत के अंदर भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बने, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के दूसरे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बात की है। हेल्थ के ऊपर बजट बढ़ा, इसका फायदा किसको होगा? अमीरों का तो इलाज हो ही रहा था। आज ये 2,32,000 करोड़ रुपए किसको इसका फायदा होने वाला है? बाबा रामदेव, देखिए एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत से 1.5 गुना तो ये सारे किए जाने का ऐलान किया है। क्या आपको लगता है कि अब ये विरोध के स्वर थोड़े कम होंगे किसानों के? क्या किसानों का नजरिया भी सरकार के प्रति बदलेगा बाबा जी? हाँ, ये एक अच्छा कदम है। और देखिए अमीश भाई, अभी भी इस देश के करीब 80% से ज्यादा किसान सरकार के पक्ष में हैं। कुछ किसानों को गलतफहमी भी है, कुछ गलतफहमियां पैदा भी की गई हैं, और कुछ जो किसानों के वाजिब सवाल भी हैं। किसानों को पूरी तरह से हम ये भी नहीं कह सकते कि उनके सारे मुद्दे जो है वो गौर करने लायक नहीं है। तो मुझे लगता है गतिरोध भी जल्दी खत्म होगा। और तो आप बाबा रामदेव किसानों को अपनी ओर से संदेश क्या देंगे? होगा, बाकी कुछ कदम तो किसानों को खुद भी उठाने पड़ेंगे। मैं तो यही संदेश दूंगा, संवाद ही समाधान होता है, विवाद से कभी समाधान नहीं निकलता। तो संवाद होना चाहिए और दो कदम दोनों को आगे बढ़ करके यह जो गतिरोध है इसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इसमें अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और तो किसानों को किसी भी राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए, और जो भी वर्तमान की चुनौतियां उनका सामना करने के लिए और जो अपनी जायज बातें उनको मनवाने के लिए किसानों को भी आगे बढ़ना चाहिए, और सरकार उनको मानने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है अब गतिरोध खत्म होना चाहिए। सरकार ने कई चीजों पर सेस लगा दिया है, और अगर आप बाहर से खास तौर पर बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं चार्जर या फिर मोबाइल की बैटरी या फिर कपड़े, तो
उस पर भी एक ड्यूटी लगा दी गई है। क्या आपको लगता है इससे मेक इन इंडिया को, मेड इन इंडिया को एक बड़ा बल मिलेगा? देखिए, नीतिगत ये बहुत बड़ा फैसला है कि जो भी देश में खाद्य तेलों से लेकर के और बाकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के और तमाम मशीनरी, मुझे तो लगता है जो भी हम बाहर से मंगा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ा करके सरकार ने एक भारत मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियंस, ये जो एक बड़ी मुहिम है आत्मनिर्भर भारत की, स्वदेशी से एक स्वावलंबी गौरवपूर्ण राष्ट्र बनाने की, उसके लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और अब जो इस देश में धनवान लोग हैं उनको भी अपनी तिजोरियां खोलनी चाहिए। जब सरकार सब कुछ कर रही है तो उनके पास जितना भी सरप्लस फंड है उसको देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए अब उनको निवेश करना ही चाहिए। मैं आश्वस्त हूं कि इस दिशा में अच्छे कदम सरकार ने जहां उठाए तो उद्योगपति भी आगे आएंगे, वो भी पैसा लगाएंगे। जी। मैं तो ये मानता हूं सबको अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं कि लगभग 5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया, तो आने वाले 5 सालों में एग्रीकल्चर से लेकर के योग करते हुए उद्योग के क्षेत्र में और लोगों को 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इस देश की जीडीपी को बढ़ाएंगे। इस भारत को विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। तो सब लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेंगे तभी तो देश बनेगा। अमिश भाई जी, मेरे साथ अनुराग ठाकुर भी जुड़े हुए हैं जो कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। बाबा रामदेव भी मेरे साथ हैं। अनुराग जी, आपका भी अभिनंदन है। निश्चित तौर पर कोविड के इस काल में ये मुश्किल समय था। बाबा रामदेव भी हमारे साथ हैं। बाबा रामदेव आपको कुछ कहना भी चाहते हैं। बाबा रामदेव, अनुराग ठाकुर जी लाइव है हमारे साथ, वित्त राज्य मंत्री। पहले तो बाबा रामदेव जी को अनुराग जी से तो हमारा बहुत पहले से अनुराग है, अच्छे युवा नेता हैं और जो आपने कहा नहीं कि कुछ कसर मसर रहेगी उसको पूरा कर लेंगे अनुराग जी। नहीं, वो हम उनसे अभी सवाल जवाब पूरे लेंगे। लेकिन बाबा रामदेव, मैं आपसे एक सवाल जरूर जानना चाहता हूं। जिस दिन लाल किले पर तिरंगे वाली जगह पे दूसरा ध्वज फहराया गया, उस दिन आपके दिल में क्या आई? क्योंकि आप प्रखर राष्ट्रवादी हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उस पर? देश आपको सुनना चाहता है इस विषय के ऊपर। देखिए, मजहब हमारे जीवन के आचरण की बातें हैं, तो कोई भी मत पंथ संप्रदाय है, मैं सबका सम्मान करते हुए इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे आंतरिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे अनुष्ठान में हमारा मजहब, हमारे मत पंथ, हमारे गुरु वो हमारे हृदय मन प्राण आत्मा में है। लेकिन राष्ट्रीय गौरव का जहां तक प्रश्न है तो वहां पर तिरंगा ही रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के मजहबी झंडे और एजेंडे वो देश में नहीं खड़े होने चाहिए। ये देश की एकता, अस्मिता और संप्रभुता पर सीधा हमला है, इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी। और जो भी देशभक्त किसान है उनके भीतर भी ये सारा जो कृत्य हुआ उसको लेकर के बहुत गहरी निराशा है। और मुझे लगता है कभी भी भारत के इतिहास में दोबारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बाबा रामदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास दिन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। थैंक यू सो मच बाबा रामदेव जी। हमारे साथ अनुराग ठाकुर हैं। अनुराग जी नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि कोरोना के इस काल के दौरान ये बजट आया, कितना मुश्किल भरा ये काम रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बार बार आकलन लगाया जा रहा था कि अर्थव्यवस्था श्रिंक हुई है। कोविड के समय जब लॉकडाउन हुआ, आप देश की जनता के साथ क्या साझा करना चाहेंगे? अमित जी, मैं पहली बात तो ये कहूंगा, जहां इस महामारी ने दुनिया भर के सामने एक बड़ा संकट खड़ा किया है। बहुत सारे देश हैं जो अर्थव्यवस्था बचाने की बात करते हैं, तो कुछ हैं जो जान बचाने की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जान है तो जहान है, इस मूल मंत्र के साथ काम किया और दुनिया भर में मृत्यु दर सबसे कम रही तो भारत में रही। और इसके साथ साथ जहान को बचाने के लिए जान भी और जहान भी जब ये निर्णय किया तो आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आए। उसके चलते इतना बदलाव आया है कि पिछले 4 महीनों में जीएसटी कलेक्शन लगातार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रही और जनवरी में तो 1,20,000 करोड़ के लगभग हुई, जो आज तक की सबसे ज़्यादा है जी। इस बार का बजट इसलिए चुनौती भरा था कि आमदन कम थी और खर्चा आप सब लोग कहते थे ज़्यादा करना है, और हमने वही किया। देश हित में अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए,
आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हम लोगों ने खर्चे को बढ़ाने का जिम्मेदारी ली है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137% ज़्यादा वृद्धि होगी। 2,23,000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा होगा। 35,000 करोड़ के लगभग वैक्सीन पे भी खर्चा हो रहा है। और यही नहीं, 1,18,000 करोड़ रुपया सड़कों के ऊपर, 1,10,000 करोड़ रुपया रेलवे के कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, और 50,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन हो या 20,000 नई बसें खरीदने की बात हो। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्चा करने जा रहे हैं उससे देश भर में एक नई गति अर्थव्यवस्था को मिलेगी। और जो कहते हैं कि जितना सरकार खर्च करती है उसके लगभग 2.5 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नज़र आता है, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट उसको कहते हैं। तो इससे भी आप देखेंगे आने वाले समय में और तेजी आएगी। और जो दुनिया भर की एजेंसीज ने कहा कि भारत लगभग 11.5-12% की दर से बढ़ेगा, निश्चित तौर पर इस साल हम वो जी IMF ने भी कहा। जी अनुराग जी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप हो गए वित्त मंत्री, निर्मला जी हो गई, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, बार बार कह रही है कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत को और सहायक बनाएगा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बजट जो है वो असल में सूट बूट वालों के लिए है। Exactly what he said, I'm quoting it. Forget pushing cash in the hands of people. Modi government plans to hand over India's asset to its crony capitalist friends. क्या आपको लगता है कि बजट के कुछ ही मिनटों बाद इस तरह की प्रतिक्रियाएं आने लग गई थी, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी की ओर से? क्या आपको लगता है वो आप बजट समझा नहीं पाए या वो समझ नहीं पाए? देखिए, वो हाउस में बैठेंगे तो समझ पाएंगे, पर आज तो हाउस में राहुल जी जितनी देर बैठे उतनी देर किसी और से, कितनी देर किससे बात करते रहे, उसके बाद उठ के चले गए। जो भी किया होगा मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, उनकी अपनी इच्छा है। कितनी गंभीरता उनको सदन के अंदर दिखानी है उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो प्रश्न उन्होंने उठाया, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मनरेगा में 73,000 करोड़ हम खर्च करने जा रहे हैं, कांग्रेस 30,000 करोड़ खर्च करती थी। ये किसके लिए है? गरीब के लिए, मजदूर के लिए है। PM किसान निधि हमने 1,10,000 करोड़ रुपये किसानों को सम्मान निधि के रूप में दी। किसके लिए? किसान के लिए। इस बार हम 65,000 करोड़ का और प्रावधान करके चल रहे हैं। यही नहीं, ये 20,000 बसें खरीदेंगे किसके लिए? गरीब आदमी के लिए, जिसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा मिलेगा। ट्रेन पे 1,10,000 करोड़ खर्च करेंगे किसके लिए? हिंदुस्तान के गरीब आदमी के लिए। और यही नहीं, सड़कें अच्छी किसके लिए बना रहे हैं? हिंदुस्तान के लोगों के लिए। इसमें किसको कौन क्या देने जा रहा है? आखिरकार राहुल गांधी जी के पास कोई अच्छा विकल्प है तो देश के सामने रखना चाहिए। केवल रोना रोने से क्या होगा? राहुल गांधी जी की सरकार के समय फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत आता था, यानी कि दुनिया भर की जो 5 सबसे खराब अर्थव्यवस्थाएं जो कभी भी मर सकती थी, गिर सकती थी, उनमें से एक भारत का नाम था। और उन अर्थव्यवस्थाओं में, उसी अर्थव्यवस्था भारत को जब मोदी जी ने आकर संभाला तो दुनिया के 11वें नंबर से लेकर 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाकर खड़ा कर दिया। और हम अगले 4-5 वर्षों में भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। देश के किसानों की आय को दुगना 2 साल में करने जा रहे हैं। देश के किसानों को लागत प्लस 50% मूल्य हमारी सरकार ने दिया है। देश में ग्रामीण स्तर पर गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना हम लेकर आए। अब उसमें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हम लेकर आ रहे हैं। 64,180 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं अमित जी। और यही नहीं, आयुष्मान भारत योजना हम लेकर आए। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में देते हैं। कोई आज से पहले क्यों नहीं कर पाया? एकलव्य स्कूल 750 हम बनाने जा रहे हैं। 100 सैनिक स्कूल बनाने जा रहे हैं। एम्स हमने पहले से ज्यादा दुगने बना दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ सेंटर्स हो, वेलबींग सेंटर्स हो, उनमें सुधार हम करने जा रहे हैं। एक चीज, आखिरकार ये पैसा किसके लिए है? ये देश के गरीब के लिए, महिला के लिए, मजदूर के लिए और नौजवान के हित में। अनुराग जी, मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार फिस्कल प्रूडेंसी के लिए जानी जाती है। पिछले 5-6 साल के अंदर एक अच्छी फिस्कल प्रूडेंसी इस सरकार ने जनरेट करी है, क्रिएट करी है, इसमें कोई दराय नहीं है। और आज जिस तरह का बजट आया उसको स्टॉक मार्केट ने भी सलामी दी है। हम कह सकते हैं कि BS, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे NSE हो, दोनों इंडेक्स जो है वो आज काफी बढ़त के साथ बंद हुए। लेकिन एक पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि कई विचारक भी कह रहे हैं और खासतौर पर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी इस बात को कह रहे हैं कि सरकार की योजना क्या है रोजगार देने के लिए। सरकार से जब रोजगार पे सवाल पूछो तो सरकार कहती है देखिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च कर रहे हैं, रोजगार उससे क्रिएट होगा, उससे जनरेट होगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हर सरकार ही पैसा खर्च करती थी। एक लॉजिक और एक तर्क ये भी दिया जाता है। अनुराग ठाकुर, ओवर टू यू।
मैं दो बातें कहूंगा जी। कांग्रेस के समय महंगाई दर 12% थी, जो हमारे 5 साल पहले मोदी सरकार के रहे तो 4% से कम ही रही। दूसरी बात, उनके समय जो फिस्कल डेफिसिट था वो 5.5-6% तक रहता था। हम कम करते करते उसको 3.4% पर ले आए, और इस साल कोविड ना होता तो शायद हम 3.2% पे भी ले आते। लेकिन परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि सरकार को खर्चा ज़्यादा करना था और कर्जा लेना था। हमने देश के सामने बात रखी कि हम कर्जा लेकर हर गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सुविधा देंगे। हमने दी, जान भी बचाई, जहान भी बचाया। अब अर्थव्यवस्था तेजी के साथ पटरी पर आ रही है, वी शेप रिकवरी हो रही है। दुनिया भर की एजेंसीज ने कहा कि भारत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। दुनिया भर में अगर पॉजिटिव ग्रोथ कहीं पर बात हो रही तो हिंदुस्तान की हो रही है। एफडीआई निवेश सबसे ज़्यादा आया तो भारत में आया, महामारी के समय में भी आया। तो पूर्व वित्त मंत्री हो या राहुल गांधी जी हो या कोई भी बात करते हो, ये लॉजिक से परे बात कर रहे हैं। आज दुनिया भर का व्यक्ति यही कहता है कि भारत को, सरकार को ज़्यादा निवेश करना चाहिए ताकि रोजगार उत्पन्न हो। अगर सड़कें बनेंगी, नेशनल हाईवेज बनेंगे, ग्रामीण सड़कें बनेंगी, हेल्थ सेंटर बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, रेलवे लाइन बिछेगी, एमएसएमई को काम धंधा मिलेगा, बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन होगी और डीएफआई संस्थाएं बड़ी बड़ी बनेंगी, तो सारा पैसा कहाँ जाएगा? टेक्सटाइल पार्क 7 बनेंगे, मोबाइल डिवाइसेस के पार्क बनेंगे, मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के पार्क बनेंगे। इसमें जो रोजगार लाखों लोगों के लिए उत्पन्न होगा, किसके लिए? हिंदुस्तान के लोगों के लिए होगा। और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो हैं वो किसके लिए? कंपनीज के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि 5 साल में उनको इंसेंटिव देंगे ताकि हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट ज्यादा हो। आप फॉरेक्स भी ज्यादा कमाएंगे, रोजगार भी ज्यादा देंगे, अर्थव्यवस्था को भी ऊपर लेकर जाएंगे। एक तीर से 3 निशाने आप कर सकते हैं, तो क्यों नहीं? लेकिन चलिए, आपने बोला एक तीर से 3 निशाने, लेकिन ये एग्रीकल्चर सेस ही किसका निशाना था? और क्या इससे पेट्रोल और डीजल तो निशाने पे नहीं आ जाएगा? क्योंकि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब ने बोला ये पहली सरकार है जो ये लॉजिक दे रही है कि हमने सेस लगा दिया लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। और एग्रीकल्चर सेस पर आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? क्योंकि शायद चिदम्बरम जी ने ये नहीं देखा कि हमारी सरकार इतनी पारदर्शी तरीके से काम करती है जी, कि जो उनके समय में बजट बनते थे, एक्सटर्नल बोरोइंग की बात उस पर पूरी आती नहीं थी, पूरी जानकारियां दी नहीं जाती थी। हमारी सरकार ने एक्सटर्नल बोरोइंग की भी पूरी जानकारी दी। यहां तक कि जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में से पैसा इकट्ठा होता था उसको एफसीआई को दिया जाता था कर्जे के रूप में खरीद करने के लिए, और आगे जो पीडीएस सिस्टम चलता था, हमने वो नहीं किया। हमने अपने बजट पर लिया है, पारदर्शी तरीके से अपने बजट को पेश किया है। हम कोई छिपाते ही नहीं है। और जो जहां तक पेट्रोल और डीजल के सेस की बात है, मैं यही कहूंगा, इससे 1 रुपए का भी दाम नहीं बढ़ेगा। इससे किसी बड़ी बात बोल रहे हैं आप, पर कोई प्रेशर नहीं आएगा जी। मैं आपके चैनल पर ठोक बजा के कह रहा हूं, पूरे मन के साथ कह रहा हूं, पूरी स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र सरकार की इस नीति के कारण नहीं बढ़ सकते। ये इंपॉर्टेंट बात है। वित्त राज्य मंत्री का स्पष्ट रूप से कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने वाले हैं। जो सेस है वो टैक्स मैनेजमेंट है, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है कीमतों के साथ। कीमतें नहीं बढ़ने वाली है, यानी आम जनता की जेब से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन जिस एग्रीकल्चर सेस की मैं बात कर रहा हूं, जो कृषि सेस की मैं बात कर रहा हूं, उसमें ममता बनर्जी दीदी, जिससे आजकल बीजेपी का प्रेम बहुत बढ़ गया है, यानी बार बार हर विषय पर लड़ाई होती है, वो कह रही है कि जजिया वसूल कर रहे हैं ये सरकार। ये जो एग्रीकल्चर सेस है, ये जो सेस है, ये जजिया है। अमित जी, उनका बयान आया है। मुझे दुख इस बात का है कि हम किसान की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और ममता बनर्जी जी उसका विरोध कर रही हैं। हमने पीएम किसान सम्मान निधि लेकर आए कि किसानों को पैसा मिले, उन्होंने पश्चिम बंगाल में पैसा नहीं देने दिया। हम आयुष्मान भारत योजना लेकर आए, गरीब का इलाज मुफ्त में हो, उन्होंने बंगाल में लागू नहीं होने दिया। हम केंद्र की योजनाएं बंगाल के हित में लाते हैं, वो लागू नहीं करवाती। आज भी हमने हजारों करोड़ रुपए की घोषणा की और उन्होंने कहा कि बंगाल के लिए क्यों कर रहे हैं, ये तो चुनावी राज्य है। तो क्या बंगाल को देना अपराध है? क्या ममता बनर्जी जी उसका विरोध क्यों करती? पहली बात तो ये। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, एक्साइज ड्यूटी में अगर हमने कुछ बदलाव किए, कम किया और सेस लगाया है, तो हमने केंद्र सरकार का ही जो एक्साइज को कम करके सेस के रूप में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकें, कृषि के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकें, लेकिन किसानों की भलाई कर सकें। मान ही नहीं रहे, वो तो लाल किले पे भी चढ़ गए,
उन्होंने तो तिरंगे वाली जगह पे दूसरा झंडा भी फहरा दिया। किसान कब मानेंगे? देखिए, देश का किसान हमारा अन्नदाता है। मोदी सरकार किसान हितैषी है। हमने पीएम किसान सम्मान निधि से 1,10,000 करोड़ उनके लिए दिया। फसल बीमा योजना से 70,000 करोड़ का मुआवजा उनको दिया। लागत प्लस 50% मुनाफा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करके दिया। बीज और खाद की कभी कमी हमने नहीं आने दी। 2.5 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड हमने बनाकर 2 लाख करोड़ रुपया हमने उनको 4 महीने में अभी दे दिया। इसके अलावा 16.5 लाख करोड़ रुपए का सुलभ ऋण अभी उनको मिलेगा। हमने इसका प्रावधान सबसे ज्यादा आज तक का कर दिया। हमने लगातार किसान के हित में कदम उठाए, आगे भी उठाएंगे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी उसी दिशा में है। कुछ किसान भ्रमित हैं, नाराज भी हो सकते हैं। हम उनको मनाने का काम भी करेंगे, उनको जानकारी देने का प्रयास भी करेंगे। ये कानून पिछले 20 साल से मांग हो रही थी, मोदी सरकार लेकर आई है जी, ताकि किसानों की आमदन दुगना हो। लेकिन उन्हीं किसानों का मनाएंगे भी, समझाएंगे भी। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका भ्रम दूर हो, लेकिन हो नहीं रहा दूर। देखिए, जब कुछ लोग राजनीति करना शुरू करते हैं और अपना दूसरा एजेंडा लेकर आते हैं, किसानों के मन में था कि एमएसपी ना जाए, केवल एक मांग थी एमएसपी। अमित जी, एमएसपी यूपीए के टाइम पे 3,75,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 5 साल में हमने 8 लाख करोड़ रुपया खर्च किया। 2.5 गुना से ज्यादा पैसा दिया हमने किसानों को। यहां तक कि धान की खरीद 114% ज्यादा की, गेहूं की खरीद 73% ज्यादा की। धान और गेहूं की हमने 43% दाम भी ज्यादा दिए और दलहन तिलहन के दाम भी हमने 65 से 70% ज्यादा दिए। खरीद केंद्र भी हमने 1.5 से 2 गुना ज्यादा बढ़ाए। हमने तो किसान के हित में सारे कदम उठाए। और मोदी जी जैसा नेता 70 साल में ऐसा आया है जिसने किसान की आमदन को दुगना करने के लिए संकल्प लिया है और उसको सिद्ध भी करके देंगे। इसीलिए देश के लोगों का देखिए, ये 70 साल में एक बार इन्होंने कर्जा माफी की। मोदी जी ने तो पिछले 1 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए दे दिया किसानों को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी भरोसा पूरा है कि किसान भी मान जाएंगे। अनुराग ठाकुर, वित्त राज्य मंत्री, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। अनुराग ठाकुर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे अनुराग ठाकुर। अब मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूं, लेकिन पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और कपिल सिब्बल ब्रेक के बाद उस पार, यानी एक छोटे से अंतराल के बाद आर पार में एक सुपर हैवीवेट पैनल होगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। प्रधान जी, अभिनंदन है आपका, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिसको लेकर बार बार पिछले 1 साल के अंदर बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ बोला गया, विपक्ष द्वारा भी, राहुल गांधी द्वारा भी, आज पेश हुए बजट में को आप कैसे देखते हैं? क्या ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक रोड मैप वाला बजट है? क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बड़ा मजाक उड़ाया गया इस देश के अंदर विपक्ष द्वारा। देखिए, विश्व की जो डेवलप कंट्री की जर्नी को अगर आप कभी एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते पढ़ोगे, तब उन कंट्रियों ने, उन देशों ने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कैसे रास्ता अपनाया। जब मौलिक व्यवस्था को सबके लिए किया, सबके लिए घर, सबके लिए स्वच्छ पीने की पानी, सबके लिए हेल्थ केयर सिस्टम, सबके लिए अफोर्डेबल एनर्जी, सबके लिए टॉयलेट, सबके लिए क्लीन कुकिंग फ्यूल, ये जब सबके लिए होता है तब इकोनॉमी बड़ा होता है। आज हम ऐसे क्षण में, समय के ऐसे एक मुहूर्त में पहुंचे हैं जब हमारी देश की बजट ऐसे यूनिवर्सल वेलफेयर प्रोग्राम, उसके लिए इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए और आने वाले 50 साल की ध्यान में रखते हुए अभी इंटरनेट भारत के हर एक गांव तक पहुंचेगी। इस सारे को अगर हम इसको एक कंपाइल करते हैं, इस बजट में ऐसे सारे विषयों की, ये तो पहली बार मोदी जी की बजट नहीं आ रही है, ये 6 साल 7 साल की बजट है। इस बजट पिछले दिनों की जो जर्नी रही है उसकी कंटिन्यूटी में है और 21वीं सदी भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए इस बजट एक बड़े कदम है। जी, निश्चित तौर पर बजट एक रोड मैप होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग बढ़ाने की कोशिश करी है सरकार ने, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। लेकिन विपक्ष का आरोप है और आपकी पुरानी सहयोगी शिवसेना का भी आरोप है कि बजट से वो निराश है और खोखले वादे हैं, आम लोगों के हाथ में झुंझुना है और कुछ नहीं है।
देखिए अमीश जी, अगर 35,000 करोड़ रुपया खर्चा करके हम वैक्सीन के लिए सरकार चिंता करती है, ये जिम्मेवारी है। उनको ये वादा लग सकता है, उनके उसमें खोखलापन दिख सकता है। 8-9 महीना पहले भारत में एक पीस की पीपी किट नहीं बनती थी। वैक्सीन की कल्पना तो छोड़ दीजिए, आज भारत दूसरे नंबर की पीपी एक्सपोर्टर बन चुका है। विश्व की 100 देश, भारत इतने बड़ा देश, हम सारे लोगों की कोरोना वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी लिए हैं। हेल्थ वर्कर को, कोरोना वॉरियर को पहले फेज में वैक्सीन लग चुकी है, चंद दिनों में खत्म भी हो जाएगा। और आने वाले दिनों में न केवल देश के अंदर, विश्व की 100 से ज्यादा देश भारत की ओर देख रहे हैं। क्या यह सिर्फ खोखले वादे के कारण हुआ है? यह ठोस नीति और कार्यक्रम के कारण हुआ है। देश की जीएसटी कलेक्शन बढ़ी है, देश में ग्रामीण इलाका में स्पेंडिंग बढ़ी है, और इस बजट तो और एक कदम आगे गया। यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम खड़ा करने के लिए शायद अब तक का सबसे बड़ा हेल्थ सेक्टर स्पेंडिंग अभी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5.5 लाख करोड़ रुपया, पिछले बजट से 34% ज्यादा, ये इस बजट की उपलब्धि है। इसलिए किसको प्रजातंत्र में किसी को चर्चा और आलोचना करने में कोई आपत्ति नहीं है, वो उनकी काम है। लेकिन हम तथ्य के ऊपर तर्क देते हैं, उससे कोई सहमत असहमत उनकी विवेक के ऊपर है। जी लेकिन पेट्रोल डीजल पर जो सेस लगाए उसको लेकर बड़ा भ्रम फैल गया है। हालांकि सरकार कह रही है, कुछ देर पहले अनुराग ठाकुर भी मेरे साथ थे, वो कह रहे थे कि किसी कीमत पे पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने जा रही हैं सेस की वजह से। आप पेट्रोलियम मंत्री भी हैं, क्या कहना चाहते हैं इस विषय के ऊपर, क्योंकि एक भ्रम फैलाया जा रहा है और लगातार कई नेता भी इस तरह की बात कर रहे हैं। व्हाट यू हैव टू से मिस्टर प्रधान? देखिए अमित जी, अभी की जो सरकार ने पेट्रोल के ऊपर 2.5 रुपया और डीजल के ऊपर 4 रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया है। अभी सरकार जो एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, ये जो 2 कलेक्शन कर रहे थे, सरकार की जो आमदनी था उसी को रिस्ट्रक्चर करके उन्होंने एग्रीकल्चरल सेस बनाया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस बनाया। पहली बार मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को और देश की वित्त मंत्री को और अनुराग ठाकुर जी को। उन्होंने सोचा देश की जो आमदनी हो रहा है ये सीधा सीधा किसानों की विकास में जाए, किसानों को ज्यादा ऋण मिले। 15 लाख करोड़ रुपया हम प्राइमरी सेक्टर में लेंडिंग की इस बार कमिटमेंट कर रहे हैं। इसके लिए तो रिसोर्स लगेगी, सिंचाई के बारे में, वेयरहाउस बनाने के लिए, कोल्ड चेन बनाने के लिए और एग्री मार्केट खड़ा करने के लिए जो रिसोर्स लगेगा, 1 लाख करोड़ रुपया की एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बजट प्लान किया गया है। ये सारा पैसा के लिए हमको अन्य सोर्स चाहिए, उसी में से हम कंज्यूमर के ऊपर बिना कोई एडिशनल बोझ देते हुए ये सेस हमने खड़ा किया है। ये सरकार की प्रूडेंट गवर्नेंस की एक अच्छा मिसाल है। लेकिन एक आरोप जो इस बजट को लेकर लग रहा है, क्योंकि आप कैबिनेट मंत्री भी हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से भी एक है, विपक्षी दलों का आरोप है कि बजट को चुनावों में ध्यान में रखा गया है। बंगाल कप पे बहुत फोकस रहा है, तमिलनाडु पे बहुत फोकस रहा है, केरल पे बहुत फोकस रहा है और असम पे बहुत फोकस रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने प्रोपेगेंडा बड़ा बना दिया है, लेकिन उतना बड़ा कुछ है नहीं, लेकिन चुनावों के मद्देनजर आपने इन स्टेट्स को ज्यादा तरजीह दी है? हमें जी उसकी मैं 2 भाग में उत्तर दूंगा। जिसको जंडिस हुआ है उनको सबको पीला पीला ही दिखेगा, उनको मैं कुछ उत्तर नहीं दे सकता हूं। क्या डेमोक्रेसी में चुनाव नहीं होनी चाहिए क्या? हम तो हर एक साल में भारत में चुनाव होते हैं। क्या जिस राज्य में चुनाव होगा उस राज्य को कल्याणकारी कामों से बाहर कर दें, ये उनकी तर्क होती है क्या? बाकी रहा क्या ये बजट सचमुच चुनाव के लिए? आप लंबे अरसे से संसद में हैं, प्रधान साहब आप लंबे अरसे से संसद में हैं, आज तो विपक्ष के कुछ नेता काले कपड़े डाल के ही पहुंच गए। क्या आपको लगता है मन पहले से ही बना हुआ था विरोध का? देखिए कुछ लोग एक नकारात्मक सोच की ओर बढ़ रहे। बार बार प्रजातंत्र में लोगों के द्वारा जो रिजेक्ट होते हैं उनके अंदर एक नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है। कुछ मित्रों के वहां नेगेटिविटी डेवलप हुआ, उनको हम क्या कहें उनकी इस प्रकार की रवैया के बारे में, ये प्रजातंत्र है, वो उनका काम करें। लेकिन हमारी बजट में जो योजनाएं बनी है ये सारे देश के लिए बनी है। वैक्सीन सारे देश के लिए है, पोषण की अभियान मिशन पोषण सारे देश के लिए है।
इसलिए ये कोई राज्य आधारित नहीं है। कुछ राज्यों में चुनाव हो रहा है, निश्चित रूप में उन राज्यों की कार्यक्रम उसके वो लोग जोड़ के देखेंगे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या असम की टी गार्डन वर्कर के लिए, बंगाल की टी गार्डन वर्कर के लिए वो विरोध करते हैं, उस योजना को करने के लिए 1000 करोड़ रुपया के खर्चे को विरोध करते हैं। वो उस ढंग से अगर उनके पास नैतिकता है, वो आसाम में जाके बोले, कलकत्ता जाके बोले, दार्जिलिंग जाके बोले कि हमको ये योजना पे विश्वास नहीं है, ये गलत योजना है, बताए जाके वहां दार्जिलिंग में जाके, सिलीगुड़ी में जाके। देखिए धर्मेंद्र भाई, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप क्योंकि अभी बंगाल गए थे और अब बंगाल गए तो वहां के तमाम मंत्रियों के आप टारगेट में भी आ गए, टीएमसी के सांसदों के भी आप टारगेट में आ गए। आज ममता बनर्जी ने कहा कि ये फेक बजट है, सरकार सब कुछ बेच रही है, और आजकल बंगाल की सरकार को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी बड़ी चिंता हो गई है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आज जो पेट्रोल डीजल की कीमत है उसमें से 3 हिस्सा है। एक हिस्सा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मूल दाम है, कच्चे तेल की दाम, उसके ऊपर रिफाइनरी, उसके ऊपर जो डीलर्स की मार्जिन, ये एक हिस्सा है। दूसरा एक हिस्सा है जो केंद्र सरकार जो टैक्स इकट्ठा करती है, जो राज्यों को भी लौटाती है, कल्याणकारी कामों में लगाती है। और एक हिस्सा है लगभग मूल्य की 25 से 30% राज्यों की भी आमदनी है। क्या ममता दीदी अपने राज्य में वो आमदनी नहीं करती है? मैं कहूं उनको आमदनी नहीं करनी चाहिए, वो अपने खर्चा कम कर दे, गरीबों की चिंता छोड़ दे। हम क्यों कहें उनको? वो उनके पास नैतिकता नहीं है, वो अपने सरकार की खजाना लूट के अपने भतीजे के तिजोरी भर रहे हैं, इसलिए उनको सारे चीज उल्टा दिख रहा है। क्या बंगाल सरकार टैक्स नहीं लगा रही है क्या? या जो आलोचना करते हो टैक्स नहीं लगाते? वो तो कह रही है कि तो जो आपने गलत कर रहे हैं। वो तो कह रही है जो ये कृषि सेस लगाई ये जजिया है, जो औरंगजेब के टाइम पे लगता था। उनका बयान आया है ये अभी कुछ देर पहले। स्वाभाविक उनको लगेगा, जब प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि करके 6-6 हजार रुपया सालाना किसानों को दिया, उन्होंने अब तक बंगाल की लगभग 40-45 किसान परिवारों की सूची नहीं दिया है। सूची तो हम तैयार नहीं करते हैं, राज्य सरकार तैयार करते हैं। अगर वो सच में इतना कल्याणकारी नेतृत्व उनका है तो उन्होंने क्यों नहीं भेजा बंगाल से किसान सम्मान निधि की लिस्ट? ये तो अत्याचार है भारत की जनता के प्रति, और विशेष करके बंगाल की जनता के प्रति वो हकमारी कर रहे हैं, उनके हक को छीन रही है। इसलिए कोई व्यक्ति कुछ अगर अपना उसका मतिभ्रम हो जाए, उससे दूर रहना। एक बंगाली में एक शब्द है, जी, जारो मुख्य लज्जा नहीं आमे ताके डोरी। हम तो उससे अलावा और कुछ कह ही नहीं सकते हैं। अर्थात जरा हमारे हिंदी व्यूअर को भी समझा दीजिए दादा धर्मेंद्र जी। चले कुछ लोग जो उतावले रहते हैं, जिनके पास कोई नैतिकता नहीं रहता है, जिनके पास कुतर्क ही रहता है, जो तथ्य के आधार पे नहीं बात करते, उनसे सज्जनों ने कहा डर के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बार बार आरोप ये लगता है कि ये सरकार जो है वो सूट बूट वालों के साथ है, अपने 5 दोस्तों को फायदा देती है। आज भी राहुल गांधी ने इसी तरह की स्टेटमेंट दी है। क्या कहना चाहते हैं आप उसको? बार बार पिछले 6 साल से इस सरकार पे एक ही आरोप है, ये सूट बूट वाली सरकार है, और आज भी यही है। क्या आपको लगता है कट कॉपी पेस्ट? देखो, मेरे को लगता नहीं कि राहुल गांधी जी जो बयान देते हैं कोई सोच समझ के बयान देते हैं, या कोई उसमें से वो कोई चिंता करते हैं। उनकी कोई सहयोगी कुछ उनके नाम पे छपा देता है, वो उसको आगे बोल देते हैं। अभी मैंने आज शाम को कोई कार्यक्रम पे वित्त मंत्री जी इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। जब गौतम अदानी को उमन चांडी साहब की सरकार केरल ले जाए, क्या गौतम अदानी जी धोती पहन के गए थे क्या? या सिर्फ मैंने एक छोटा सा कुर्ता पहन के गए थे, या चादर ओढ़ के गए थे? तब भी वो सूट बूट में होंगे, उद्योगपति हैं। आप ले जाओ, आप बैंकों को दिवालिया कर दिए, आप बैंकों को अपने चिट्ठे पे, कांग्रेस पार्टी की चिट्ठे पे कोयला खदान बांट दिया, बैंकों की लोन करवा दिया, भारत के संसाधनों को पूंजीपतियों के हाथ में पहुंचा दिया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, जिसके ऊपर आपको 14 में आपको जनता ने परास्त किया, 19 में परास्त किया। आपकी हताशा भाव ये सब कह रहा है।
अगर मोदी जी की सरकार सूट बूट की सरकार होती तो आज मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को। 8 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गरीब माताओं के घर में चूल्हा पहुंचाने के लिए जिम्मेवारी हमें दिया गया था, हमने सफलता के साथ उसको पूरा किया। इस बजट में और 1 करोड़ गरीबों के घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सरकार के खर्चे से पहुंचाने के लिए व्यवस्था किया गया है। क्या ये सूट बूट वालों के लिए? क्या बात करते हैं? इसलिए आपकी की हुई कामों को आपको ही दिखता है, आप पूंजीपतियों की और सामंतवादियों की प्रतिनिधि है। मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में मैंने भी कई मंत्रियों से सूट बूट के ऊपर सवाल पूछा, लेकिन जितनी स्पष्टता से आपने धर्मेंद्र प्रधान आज जवाब दिया है शायद ही किसी ने दिया हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, सीधे सवालों के जवाब देने के लिए। हर सवाल जो, लेकिन एक व्यूअर सवाल पूछ रहा है और मुझे आपसे पूछना पड़ेगा क्योंकि उसने कई बार इस सवाल को ट्वीट कर दिया है, मैं पूछ ही रहता हूं आपसे। वो कह रहा है मैं आपका वोटर हूं, कोई सीनियर सिटीजन है, वो कह रहा है कि मेरा डीए और आईडीए फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर आपने रोक क्यों दिया है, हमारा फॉल्ट क्या है, और हम तो पेंशनर्स हैं, ये उनका सवाल है। वो कह रहा है धर्मेंद्र जी मैं आपका वोटर हूं और आगे रहूंगा, ताउम्र रहूंगा, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों किया आप लोगों ने, ये वो सवाल पूछ रहा है, उसको जवाब क्या है? नहीं, सरकार ने अस्थायी रूप में डीए को स्थगित रखा है। कोरोना की महामारी की चपेट में जब देश की अर्थनीति पहुंचा तब कुछ जरूरी कदम उठाने पड़े, शायद ये अस्थायी है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान, प्लेजर हैविंग यू सर, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस खास दिन पर, बजट के दिन पर, थैंक यू सो मच। तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्टता से हर सवाल के जवाब दिए, जो सोशल मीडिया पे भी सवाल पूछे गए उनके भी जवाब दिए। अब मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और कांग्रेस के दिग्गज नेता इस समय लाइव और एक्सक्लूसिव हैं, आइए सीधा उनका रुख करते हैं। मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद कपिल सिब्बल जुड़ रहे हैं। सिब्बल साहब अभिनंदन है आपका, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सिब्बल साहब, जैसे इकोनॉमी है वैसे मैं हूं जी। चलिए, मतलब आप कह रहे हैं कि आपके हाल भी तंदुरुस्त हैं और नरेंद्र मोदी सरकार में इकोनॉमी के हाल भी तंदुरुस्त है, ये ऐसा समझूं मैं आपके जवाब को? ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो मालूम नहीं मुझे, ये तो अगले साल बताएंगे कितने तंदुरुस्त हैं। लेकिन जो किसान का हाल है वो हमारा भी है, जो आम आदमी का हाल है वो हमारा भी है। हाँ, उद्योगपति कुछ अलग हैं, वो तो उनकी बात और है। लेकिन अभी आपका मैं बयान देख रहा था सिब्बल साहब, आपने बोला कि 60 साल में कुछ किसी ने किसान के लिए कुछ करा ही नहीं, आपने तो अपनी सरकारों को भी लपेट दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि जो हर सरकार ने जो किसान को ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया, और इस सरकार ने तो बिल्कुल ही नहीं दिया। अब आपके सामने एक इतना संगठन खड़ा हुआ है, एक लगभग आंदोलन खड़ा हुआ है। किसान कहता है कि पिछले 60 साल में हमें कुछ नहीं मिला। किसान की जो आमदनी है सालाना 80-85% किसानों की 20,000 रुपया सालाना है, 1,800 रुपया महीना। तो आप बताइए पिछले 2014 से लेकर 2021 तक इस सरकार ने किसानों के लिए क्या किया? ये तो आम आदमी की बात हो गई ना। आप सेंसस की बात छोड़िए, हम आम आदमी से पूछिए इस बजट में आम आदमी के लिए क्या है। अगर देखे जाए तो पैंडेमिक के द्वारा जो स्थिति आज इकोनॉमी की है, एक मिनट मेरी बात मेरी बोलिए कंप्लीट करिए अपनी बात। जी हाँ जी, मेरा सवाल ये था सिब्बल साहब कि कोरोना काल में उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये जो बजट है इसमें टैक्स का लोड बढ़ेगा आम जनता पर टैक्स का भार बढ़ेगा। क्या आपको लगता नहीं है सरकार ने टैक्स का भार नहीं बढ़ाया तो राहत है पब्लिक पर? हाँ, इनको तो राहत देनी चाहिए थी। अरे भैया, बढ़ाने के सिवाय इनको राहत देनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले मतलब के 2 सालों से 2016 के बाद जिस तरह से हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो गिरती जा रही है, आज के दिन कोरोना के बाद तो इनको राहत देनी चाहिए थी। मेरा तो दोषी तो ये है कि इन्होंने राहत नहीं दी और साथ में डीजल पे सेस लगा दिया। डीजल कौन इस्तेमाल करता है? किसान। पर आम जनता पर डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने जा रहे। वित्त मंत्री ने क्लैरिफाई भी कर दिया उसको, पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ने जा रहे। ये मुगालवा है कि सेस बढ़ने से दाम बढ़ जाएंगे, बट वहां तो सेस लगा दिया करी है सरकार ने अपने तरीके से।
नहीं, तो सेस बढ़ने से दाम नहीं बढ़ेंगे। ये सरकार स्पष्ट रूप से कह रही है। क्या हो, हर चीज मैनेजमेंट करते हैं सरकार वो तो सरकार कह रही है कि हम एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे, की भी मैनेजमेंट हमने करते हैं, कृषि सेस लगाया है लेकिन एक्साइज ड्यूटी हम घटाएंगे, सरकार ये कह रही है। हाँ, जब घटाएंगे तब देखेंगे, फिलहाल तो सेस लगाया है ना। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आपको तो राहत देनी चाहिए थी लोगों को, मिडिल क्लास को, मिडिल इनकम ग्रुप को, एमएसएमई सेक्टर को, सबको राहत देनी चाहिए थी टैक्स की, आपने नहीं दी। आपने आम आदमी के लिए क्या किया? आपने हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया? तो बताइए। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ जो एक्सपेंडिचर हमारा, ये कोरोना वैक्सीन के लिए जो 35,000 करोड़ दिए गए हैं, ये किसके लिए? बहुत अच्छी बात है। वो तो होना ही था, वो कोई भी सरकार करती, वो कोई भी सरकार करती, ये तो एक इंटरनेशनल आपदा है, ये तो कोई भी सरकार करती। तो सर जेब तो वही है, एक ही है, तो होना ही था। सिब्बल साहब, आप इसके बिना तो आप कोरोना को खत्म भी नहीं कर सकते। ये तो मैं तो कहता हूं कि ठीक है, जेब तो सभी की एक है, लेकिन आम आदमी की जेब से तो काटनी नहीं चाहिए ना भैया। पर आपको क्यों लगता है आम गरीब आदमी की जेब मत काटो। आप सिब्बल साहब, आप सब कुछ तो अमीरों को देते हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, एसेट बेच रहे हो, LIC में 74% ला रहे हो, ये तो आप किसके लिए कर रहे हो? सिब्बल साहब, आपको क्यों आम लगता है आदमी कि के लिए कुछ करो। आप मुझे दो उदाहरण बताइए, का ऐलान करना चाहिए था इस बजट के अंदर। दो उदाहरण बताएं तो थोड़ा व्यूअर भी समझ पाए कैसे कटी आम आदमी। मैंने बता दिया ना, मैंने बता दिया किसानों की इनकम 1800 रुपया सालाना है, किसानों की हर महीना है 18 किसानों की इनकम, तो कटी नहीं जेब। तो क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पेट्रोल और डीजल का दाम, आजकल पेट्रोल का क्या दाम है? 100 होने वाला है, लेकिन MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत से 1.5 गुना कर दिया गया है। 2021 में किसानों को 75,100 करोड़ की MSP मिलेगी। अनाज खरीद के काम में तेजी आई है और आगे भी आएगी। अरे किसानों की जी, आप सुनना नहीं चाहते, मैं सुनना चाह रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, किसानों की इनकम बढ़ी है कि नहीं? हाँ, तो आप सुने ना। पहले मैं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, जनता से पूछ रहा हूं, देश से पूछ रहा हूं, सरकार से पूछ रहा हूं, क्या किसानों की इनकम बढ़ी है? 1800 रुपए तो 1800 रुपए रही, आपने जितना मर्जी भी दिया। मैं तो उसके पॉकेट की बात कर रहा हूं ना भैया, उसका तो जवाब आप देते नहीं हो। आप इनके आंकड़े बताते रहते हो, तो मुझे भी पता है आंकड़े, बोले उसमें सुधार कितना है, नंबर आए वो बता रहा हूं आज आपको। ये सवाल उठता है ना बच्चों के, तो मैं भी तो कह रहा हूं ना, बजट के नंबर से आमदनी तो नहीं बढ़ी। पर बजट को कहते हो, कहो कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में 1,75,000 करोड़ खर्च करोगे, आप इकोनॉमी की दुर्दशा बता रहे हैं, लेकिन IMF कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छा काम कर रही है। आज स्टॉक मार्केट्स के अंदर ऐतिहासिक तेजी है, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़े उछाल के साथ कामकाज कर रहे हैं। क्या कहिएगा? चलिए, अगर आपकी न्यूज, अभी आपकी न्यूज चैनल के द्वारा, अगर आपकी न्यूज चैनल के द्वारा स्टॉक मार्केट की वजह से आप समझ लो कि इकोनॉमी ठीक चल रही है, तो आपको मुबारक, आपके न्यूज चैनल को मुबारक, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग फिर स्टॉक मार्केट की इकोनॉमी एक अलग इकोनॉमी होती है, जो आम आदमी है उसकी अलग स्थिति होती है। स्टॉक मार्केट से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसके तो रोज की आमदनी की बात है, अगले दिन वो कैसे जिएगा। उसमें सुधार आया है, बच्चों के भविष्य में सुधार आया है, वहाँ एजुकेशन सेक्टर में बढ़ोतरी हुई है, डिफेंस सेक्टर में बढ़ोतरी हुई है। सिब्बल साहब, जब डिफेंस सेक्टर में तो कम पैसे हैं जी। सिब्बल साहब, जब इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी स्पेंडिंग डाली है, क्या आपको लगता है बढ़ेगी ना भैया? बढ़ेगा? बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? अरे भैया, तो कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? तो प्लान ही होगा, घोषणा ही होगी, इम्प्लीमेंटेशन कब होगी? बजट, मतलब आप कह रहे हैं कि बजट ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है। फिर वही बात, घोषणा से तो ना, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो केवल आपको बता रहा हूं कि आप मुझे बताइए उपलब्धि पिछले, आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो आप बताइए आत्मनिर्भर भारत ने पिछले 4 साल में क्या किया, कितना आत्मनिर्भर हुआ, ये तो बताइए ना पहले। आप अगर कहो कि 5 साल में हम 50,000 करोड़ खर्च करेंगे, 1,75,000 करोड़ करेंगे, आपके पास पैसा कितना है? आपका रेवेन्यू लॉस तो ऑलरेडी है 2% ऑफ GDP, आपके पास पैसा ही नहीं है, पैसा कहां से लाओगे? आपको आत्मनिर्भर भारत पे शक है? सिब्बल साहब, आपको आत्मनिर्भर भारत पर शक क्यों है? नहीं, मुझे आप पे शक है, मुझे आपके शक है, आत्मनिर्भर भारत पे शक नहीं है। फिर भारत आत्मनिर्भर है, इसमें कोई शक नहीं है।
आम आदमी आत्मनिर्भर है, बट सरकार कुछ नहीं कर रही उस आत्मनिर्भर आदमी के प्रति। ये मेरी आलोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कपिल सिब्बल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पीयूष गोयल हमारे साथ होंगे एक 50 सेकंड के ब्रेक के बाद। का पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हमारे साथ होंगे बजट पर सीधे सवालों के जवाब देने के लिए। आप देखते रहिए आर पार का ये जोरदार एडिशन। छोटा सा ब्रेक। न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए। आप देख रहे हैं आर पार और अब आपको सरल भाषा में बताते हैं किसको क्या मिला। बजट में बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान है। अगर आपकी उम्र 75 साल से ज्यादा है और 75 साल के बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए बड़ा ऐलान है। पेंशन से होने वाली आय पर ITR नहीं भरना होगा, ये बड़ी राहत है। उसके बाद इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। छोटे करदाताओं की समस्याओं के लिए कमेटी बनेगी। 10 साल पुराने टैक्स के मामले खुलेंगे। सस्ते मकानों के पर ब्याज में राहत 1 साल बढ़ी है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल बढ़ी है। पैसे जुटाने का एक प्लान भी तैयार किया गया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं ये 5 चीजें बड़ी है इस बार के आम बजट के अंदर। मेरे साथ पीयूष गोयल कुछ देर में लाइव होंगे, एक्सक्लूसिव होंगे इस पर बात करने के लिए। कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं और साथ ही साथ पीयूष गोयल रेलवे मंत्री भी है, यानी पीयूष गोयल के पास दोहरी जिम्मेदारी है। हमारे साथ कुछ देर में वो लाइव होंगे। लेकिन राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा है कि ये बजट जो है ये कहीं ना कहीं उद्योगपति दोस्तों को फायदा दिलाने वाला बजट है। हालांकि अमित शाह ने कहा है कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था के लिए और किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प का मार्ग दिखाने वाला बजट है। कुल मिलाकर विपक्ष अपने तरीके से निशाना साध रहा है बजट को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं है और बार बार यही कह रहा है कि यह बजट निराश कर रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि फिस्कल प्रूडेंसी मेंटेन करते हुए कोरोना के इस वक्त में हमने आम लोगों को बड़ी राहत दी है, इसीलिए यह बजट महत्वपूर्ण है। यानी इस बजट में हमने नया टैक्स नहीं लगाया। अगर हमने राहत नहीं दी तो नया टैक्स भी नहीं लगाया, जिससे आम पब्लिक को, आम जनता को निराशा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर क्योंकि कोरोना के इस वक्त में सरकार के खर्चे बढ़ जाते हैं, जैसा हमने देखा आमदनी कम थी, लॉकडाउन की स्थिति थी, तो सरकार ने टैक्स का बोझ नहीं लगाया। यह सरकार कह रही है कि हमारी तरफ से एक बड़ी राहत है, हमने सारा बोझ खुद लिया और आम जनता पे नहीं डाला। लेकिन कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का तोहफा देना वाकई सरकार की बड़ी प्राथमिकता दिखाई देती है कि कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ अलग से रखे गए हैं। और हेल्थ बजट के लिए, यानी स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा गहना है, सरकार ने यह बताने की कोशिश करी है। 137% का इजाफा उस बजट में हुआ है और कोरोना वैक्सीन के लिए जैसे मैंने आपको बताया 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पे पूरा का पूरा जोर है, यानी भारत आत्मनिर्भर बने, ताकत के साथ आगे भारत बढ़े, उस पर पूरा का पूरा जोर है। हमारे साथ पीयूष गोयल जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं 2 जानकारियां आपको बताना चाहता हूं जो इस समय महत्वपूर्ण है। क्या आप सोच रहे हैं कि यह जो बजट था ये कोई सामान्य बजट था? इतिहास से बजट इसको हम मान सकते हैं, यह सामान्य बजट नहीं था। इसलिए सामान्य बजट नहीं था क्योंकि कोरोना के इस काल में और लॉकडाउन की स्थिति में अर्थव्यवस्था जब पूरी तरह से रुक गई थी, गति अर्थव्यवस्था की थम चुकी थी, उस दौर में इस बजट का आना और इस बजट से उम्मीदें भी बहुत थी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हम हर बजट से उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारतवर्ष के लिए, समूचे भारतवर्ष के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बजट था। अगर इस बजट की लाइन और लेंथ, जैसे क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है, लाइन और लेंथ बिगड़ती तो अर्थव्यवस्था की लाइन और लेंथ बिगड़ सकती थी। अभी कुछ देर पहले कपिल सिब्बल थे, कपिल सिब्बल ने बोला कि जैसा अर्थव्यवस्था का हाल है वैसा ही इस बजट का हाल है, जैसा किसानों का हाल है वैसे इस बजट का हाल है। पीयूष जी, आपका अभिनंदन है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष गोयल साहब, कुछ देर पहले कपिल सिब्बल हमारे साथ एक्सक्लूसिव और लाइव थे। उन्होंने बोला कि मैंने उनसे पूछा कि आपका हाल क्या है, उन्होंने बोला मेरा हाल वैसा ही है जैसा बजट का हाल है, जैसा अर्थव्यवस्था का हाल है और जैसा किसानों का हाल है। आप एक लाइन में इस बजट को कैसे देखते हैं? आमिर जी, सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई दूंगा कि इतना बढ़िया बजट, जिसको मैंने कई जगह से फीडबैक लेने की कोशिश की तो लगभग सभी ने कहा ये 10 आउट ऑफ 10 बजट है। इतनी अच्छी डायरेक्शन देता है, इतनी पारदर्शिता दिखाता है और देश का मनोबल, देश का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बजट निर्मला जी ने आज देश के समक्ष पेश किया। एक पूरा पॉजिटिविटी का वातावरण, उत्साहजनक वातावरण आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है। कपिल जी की हालत तो आप और मैं क्या, पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस पार्टी की हालत आप उनको पूछ के क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? उनकी हालत जो है, उन्होंने वो 23 मेंबर्स ने अपने पत्र लिख के ही अपनी हालत पार्टी की और अपने स्वयं की बता दी थी। तो स्वाभाविक रूप से आज वो बड़े लाचार महसूस कर रहे होंगे कि हर ओपिनियन पोल बता रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वास प्राप्त करने वाले नेता हैं। पूरा देश समझ रहा है कि कोविड महामारी से लड़ने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नेतृत्व दिखाया, जो दूरदर्शिता दिखाई, उसका पूरा विश्व आज सराहना कर रहा है और पूरे देश का आज मनोबल बहुत ही मजबूत है कि देश आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये बजट और इसके पहले जो अलग अलग किश्तों में 5 बार मिनी बजट्स पेश किए गए, ये 6 के 6 अंक मिला के एक होम रन करते हैं, एक सिक्सर के रूप में क्रिकेट की भाषा में इस देश ने देखे। पूरा देश उत्साहित है और देश आगे तेजी से दौड़ने के लिए तैयार हो गया है। देखिए, एक सवाल, मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि इस बार उनको कोई राहत मिलेगी, लेकिन सरकार का कहना है कि कोरोना के इस वक्त में, जब लॉकडाउन की स्थिति थी, कोई टैक्स ना लगना भी बड़ी राहत है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, निर्मला जी ने एक भी कोई बोझ जनता के ऊपर इस बजट में नहीं डाला। ये बहुत बड़ी बात है। आज के दिन कोरोना महामारी से निकलते हुए देश की अर्थव्यवस्था को भी पटड़ी पे लाना है, अर्थव्यवस्था को पंख देने हैं, व्यवस्थाओं को सुधार करना है, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाना है जिससे और लोगों को काम के अवसर मिले, अर्थव्यवस्था में और तेजी आए, उपभोक्ताओं के हाथ में पैसा आए। तो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो रेलवे हो, रोड्स हो, बिजली का क्षेत्र हो, पानी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य की सुविधाओं का क्षेत्र हो, इतनी बड़ी छलांग जो इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने रखी है, निर्मला जी ने रखी है, मैं समझता हूँ देश को तेज गति से आगे बढ़ाने में उसका बड़ा योगदान रहेगा। इसमें हम सब मध्यम वर्गीय लोग भी अपनी आहुति दें अपने टैक्स के माध्यम से। मैं समझता हूँ आज देश का जो सोचने का ढंग है, हम सब इसको एक अपना योगदान, अपनी आहुति के रूप में देखते हैं कि टैक्स जब हम पे करते हैं तो शायद किसी गरीब महिला के घर में इससे टॉयलेट जाता है, चूल्हा जाता है, शायद किसी गरीब का घर बनता है, शायद किसी विद्यार्थी के स्कूल की सुविधाएं सुधरती हैं, शायद कोई हॉस्पिटल में इससे और अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो एक प्रकार से ये टैक्स पेयर्स के दिए हुए टैक्स के पैसे पे ही इस देश को आगे बढ़ाने का काम करने में सहूलियत बनती है और उसका टैक्स पेयर का आत्मसम्मान भी बढ़ता है कि वो इस देश की प्रगति का एक हिस्सा बने। क्या आपको लगता है कि इस बारे बजट के अंदर, हालांकि पिछले 6 साल में फिस्कल प्रूडेंसी को मेंटेन करके चला इस सरकार ने, इसमें कोई दो राय नहीं है,
आपने भी एक बजट को प्रस्तुत किया था। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, उम्मीदें बड़ी हैं क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं कि भारत की स्थिति अपनी स्वयं से बहुत मजबूत हो, लेकिन कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों के साथ एक बड़ा कंपटीशन रहता है। क्या आपको लगता है कि इस बजट में ऐसी कौन सी चीज है जिसने भारतीय कंपनियों को एक बड़ी राहत दी है, यानी एक बूस्टर डोज दी है जिसकी आवश्यकता थी? जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इस बजट को आप आइसोलेशन में नहीं देखिए जी। कोविड की महामारी के समय मई से लेकर लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग कदम उठा के इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के और कई सारे कदम लिए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑलरेडी इतना कम कर दिया है कि कंपेरेबल जो इकोनॉमीज है, इमर्जिंग मार्केट है, साउथ एशिया की अलग अलग देश है, उसमें हमारा शायद आज सबसे कम टैक्स रेट है। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के उद्योग जगत को और बल देने के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की घोषणा करी गई है, जिसको ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है। आप जानते हैं मोबाइल फोन में कैसे तेज गति से भारत में मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि आई है। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर्स, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा, लिथियम आयरन बैटरीज, बहुत सारे क्षेत्र हैं, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, अलग अलग क्षेत्र को और मजबूती देने के लिए समय समय पे हमने स्कीम्स, योजनाओं की घोषणा की है। तो आप जब पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये 6 के 6 जो बजट्स, मिनी बजट्स आए हैं और आज का जो एक फाइनल जिसको कहते हैं ग्रैंड फाइनाले आया, इन सबको देखते हुए आज भारत का आत्मविश्वास भी बढ़ा है और मेरा पूरा विश्वास है कि इससे बड़े रूप में भारत में उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन के स्रोत बढ़ेंगे, निवेश आएगा और इस निवेश के कारण भारत में काम करने के अवसर हमारे युवा युवतियों को बड़े रूप में मिलेंगे। एक आरोप कांग्रेस का है कि ये जुमलेबाजी वाला बजट है। शिवसेना भी कह रही है कि इससे निराशाजनक बजट कभी पेश नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि किसानों के लिए जो उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हो पाया, इसलिए इनको निराशा लग रही है, या फिर इनकी पॉलिटिकल सोच ऐसी है? मैं समझता हूं कि कांग्रेस और शिवसेना इसलिए हताश हो रही होगी कि इतना अच्छा बजट जिसको देश भर में लोगों ने सराहना की हो, अगर इस प्रकार के बजट प्रधानमंत्री मोदी जी देते जाए तो जो ऑलरेडी उनकी आज लोकप्रियता चरण एकदम ऊंचे स्तर पर है, आज लगभग पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर विश्वास करता है, उनके नेतृत्व का बड़े रूप से सराहना करता है। अगर इसी प्रकार से तेज गति से प्रधानमंत्री एक के बाद एक ऐसे कदम उठाते रहे जो उनको और लोकप्रिय करे, तो शायद कांग्रेस और शिवसेना को चिंता है, उनकी वेरी सर्वाइवल, उनकी एग्जिस्टेंस की चिंता शायद उनको आज दिखने लगी है। और शिवसेना तो जानती है कि पिछला चुनाव भी वो प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो उनके नेतृत्व में लड़के ही जीत पाई थी। कांग्रेस ने अपना हाल देख लिया 2 चुनावों में किस, लेकिन राहुल गांधी तो अभी भी नहीं रुक रहे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गरीबों के हाथ में देने की जगह मोदी सरकार ने भारत की संपत्ति अपने पूंजीपति दोस्तों को देने की तैयारी कर ली है, ये उनका कहना है। ये उनका ट्वीट है अभी कुछ देर पहले का। आमिर जी, उनके ट्वीट तो मैं समझता हूं देश ने अभी सीरियसली लेना ही बंद कर दिए, क्योंकि जो नासमझ उन ट्वीट्स में नजर आती है, जो अर्थव्यवस्था के बारे में उनकी शायद समझदारी में कुछ कमजोरी है या उनको आंकड़े ग्रहण करने में शायद कुछ तकलीफ लगती होगी, वो सरासर दिखती है। क्योंकि इस बजट में तो गरीबों पे कुछ भार पड़ा ही नहीं है, सिर्फ सुविधाएं दी गई हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का बेबुनियाद आरोप लगाना अपने आप में दर्शाता है कितनी उनको समझ है अर्थव्यवस्था की जी और इस बजट की। लेकिन स्टॉक मार्केट ने आज जोरदार सलामी दी है, लेकिन कपिल सिब्बल से जब मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने बोला शेयर बाजार देश का मिजाज नहीं बताता। आप तो मुंबई से आते हैं। ये इनकी सिलेक्टिव थिंकिंग होती है। कभी कभी जब उनके बजट के समय शेयर बाजार बढ़ता था तो बताते थे देखो कितना शेयर बाजार उछला है, तो हमारा बजट ड्रीम बजट है। और आज जब ये हमारी सरकार ने कभी ओवरस्टेट नहीं किया हमारी उपलब्धियों को, हमने अपने आप को ऑलवेज अंडरस्टेटेड रखा है। हमारे लिए गरीब किसान
जो वंचित, शोषित, पीड़ित जो जनता है उसको कैसे सुविधाएं पहुंचे, कैसे ईमानदारी आए सिस्टम में, कैसे ईज ऑफ लिविंग हो, कैसे हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ हम दे पाए। हमने हर वक्त उसको प्राथमिकता दी है। हर वक्त सोचा कि हमारे युवा युवतियों के लिए क्या कर सके, किसान शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए क्या कर सके, जी, महिलाओं को क्या दे सके। जी, हमने मैं जी समझता हूं हमने बड़े स्टेटमेंट्स जो कांग्रेस करती थी उस प्रकार की राजनीति। पीयूष जी, किसान बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप नेगोशिएशन टेबल पे थे। क्या आपको लगता है किसानों, प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में बोला कि हम एक कॉल अवे हैं, क्या आपको लगता है एक कॉल दूर है? क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन अब, क्योंकि जो 26 जनवरी को तांडव हमने देखा इस पूरे दिल्ली के अंदर, क्या लगता है उसके बाद किसान आंदोलन अपनी उस दिशा पे है जिसपे वो शुरू हुआ था, या आपको लगता है कि सरकार अब बात करेगी? क्योंकि राकेश टिकैत भी बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार से मैं बात कर लूंगा तो मैं, हो सकता है स्थिति कुछ हो जाए काबू। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वक्त किसानों के लिए संवेदनशील रहे हैं। उनकी मंशा है कि किसानों का आय बढ़े, उनकी मंशा है कि किसानों के बच्चों को किसानी में रुचि बढ़े, उनकी मंशा है कि किसानी क्षेत्र में कैसे वृद्धि हो, कैसे उनका जीवन स्तर सुधरे, और लगातार उन्होंने किसानों के लिए और किसानों के भविष्य को सुधारने के लिए कई सारे कदम। पर ये जो किसानों का आंदोलन है, इसका सॉल्यूशन क्या है पीयूष जी? एक साथ इतनी बड़ी सुविधा इस देश में किसानों को आज के पहले कभी नहीं दी गई है। जहां तक आंदोलन की बात है, दुर्भाग्य से कुछ भ्रम फैलाए गए, कुछ लोगों को, किसानों को गलत फहमियों में डाला गया कि आपकी जमीन चली जाएगी या एमएसपी व्यवस्था नहीं रहेगी, जबकि सच्चाई ये है, और हमने बार बार दोहराया है, कि इन कानूनों में कोई कमी नहीं है। ये सभी कानून किसानों को और एक पर्याय देते हैं, पुरानी सभी चीज़ों को बरकरार रखते हुए। एमएसपी की जो खरीद है वो पहले की तरह निरंतर चालू रहेगी, और आज तो आंकड़े देश के समक्ष रखे हैं। पर हमारे कार्यकाल में आप और नरेंद्र सिंह तोमर रहते हैं, वो डबल हुई है। अब रास्ता क्या है? अपनी बात पूरी कर लो। हमने एमएसपी को बरकरार रखा, पुरानी सब सुविधाओं को बरकरार रखा, किसानों को एक और पर्याय दिया जिससे अगर वो चाहे स्वेच्छा से, कोई उनको जबरदस्ती नहीं कर सकता है, वो ये पर्याय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी चीज उनकी स्वेच्छा से है, कोई जबरान नहीं है। उनकी जमीन पे कोई आंच नहीं आ सकती। कानून स्पष्ट है कि किसी हालत में किसान की जमीन नहीं जा सकती। कोई इस देश में ऐसा कानून नहीं है जो किसान की जमीन को छू भी सकता है। मैं समझता हूं ये भ्रम दूर हो जाएंगे। आज एफसीआई को जो बड़े रूप में कब तक आपको लगता है बजट में दिया, आपको लगता है कब तक नतीजा निकलेगा? इस डेडलॉक का नतीजा कब तक निकलेगा? हमने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव किसानों के समक्ष रखा है। मैं चाहूंगा कि किसान उस प्रस्ताव पे विचार करें। किसान उस प्रस्ताव में अगर उनको कुछ और सुझाव देने हैं वो लेके हमसे बातचीत करें। हमारा द्वार 24 घंटे खुला है। पर पीयूष जी, उस पर तो वो विचार नहीं कर रहे, वो कह रहे निरस्त करिए कानून, रिपील करिए लॉस को, वो तो कह रहे निरस्त करिए। देखिए, अगर कानून में कोई त्रुटि होती, कोई कमियां होती, तो ये सरकार इतनी संवेदना रखती है कि हम खुले दिल से हर चीज के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और अगर कोई कमी है, कोई कमी वो हमें बता सकते हैं, तो हम उस पर भी विचार कर सकते हैं कि कमी को कैसे दूर करी जाए। लेकिन एक बिना कोई चर्चा करे सिर्फ कह देना कि रिपील करो, आखिर कानून भारत की संसद में पारित हुए हैं, कानून देश भर में लागू हो चुके हैं, कानून देश भर के किसानों को लाभ देते हैं। टेम्परेली हमने सस्पेंड भी कर दिया किसानों को सम्मानित करते हुए कि चलो अभी सस्पेंडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया, हमने उसको और बढ़ा के कहा कि हम 1.5 वर्ष तक के लिए सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं। और चलिए बातचीत से आप बताइए तो सही, आपको क्या डर है, आपको कहाँ चिंता है, क्या गलत किया? पर अगर कोई गलती नहीं की है तो क्यों पूरे देश के किसानों को इसके लाभ से वंचित रखना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष गोयल हमारे साथ जुड़ने के लिए, हर सवाल का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री, रेलवे मंत्री। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ 18 पर। तो फिलहाल
इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।